हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम HPTGT हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो कि मिडेवल हिस्ट्री से रहेंगे। आप सबको पता है कि हमने मिडेवल हिस्ट्री के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू करी है जिसमें अब तक हमने मामलुक डायनेस्टी या जिसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद बात करें खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं या जिस भी तरह से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, हमने हर तरह से जो है चीज़ें डिस्कस करी है। तो आज हम तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो जो तुगलक डायनेस्टी है उसके संस्थापक कौन थे? इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी जो है गयासुद्दीन तुगलक। और अगर पूछा जाए कि रियल नेम क्या है गयासुद्दीन तुगलक का, तो ध्यान रख लेना गाजी मलिक। और ऐसे क्वेश्चन बने हैं इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई बात करें फाउंडर कौन है तुगलक डायनेस्टी का, और ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक ना देते हुए गाजी मलिक ऑप्शन में दिया होता है। और बात करें तो गाजी मलिक जो है जब गद्दी पर बैठेगा तो आपको देखने को मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। और कब जो है तुगलक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी इसके द्वारा? 1320 में, जो है खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस करता है, उसके बाद 1320 में इस्टेब्लिशमेंट करेगा तुगलक डायनेस्टी की। और तुगलक डायनेस्टी रूल करती है 1414 तक, यानी कि 94 ईयर्स तक रूल करते हुए दिखेगी। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं कि भाई सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर जो है रूल करने वाली डायनेस्टी कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए तुगलक डायनेस्टी, और सबसे कम समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी थी, जिन्होंने सिर्फ 30 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत पर रूल करा था। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नहीं भूलनी है। और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि भाई गयासुद्दीन तुगलक या जिसे गाजी मलिक कहा जाता है, किसके अंडर जो था गवर्नर था? तो ये जो था गवर्नर देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी का। और कहाँ पे? तो ये था अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, या डायरेक्ट मेंशन करा होता है दीपालपुर या दीपलपुर भी कहा जाता है। तो वहाँ पर एज अ गवर्नर सर्व कर रहा था, जिस तरह से हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद कड़ा का गवर्नर था ड्यूरिंग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसी तरह से ये भी जो था एक गवर्नर था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है गयासुद्दीन तुगलक वॉज द गवर्नर ऑफ। तो कहाँ का गवर्नर था? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और इसका नाम नहीं भूलना है कि गाजी मलिक जो है इसका ओरिजिनल नेम था। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि रियल नेम ऑफ जो गयासुद्दीन तुगलक भी क्या था, तो आपको पता होना चाहिए गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द कॉन्टेम्प्रेरी सूफी सेंट ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वॉज। तो कौन था इसका जो है समकालीन सूफी संत? तो राइट आंसर रहने वाला है निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कौन से जो है सिलसिले से रिलेटेड था, तो चिश्ती सिलसिला या जिसको चिश्ती ऑर्डर भी कहा जाता है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट ऑर्डर था नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया के जो है प्रोमिनेंट था। ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक का कॉन्टेम्प्रेरी था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भाई जो दिल्ली अभी दूर है हजूर नामक जो चीज़ कही गई थी, स्टेटमेंट दी गई थी, वो निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा किसको दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। इनके बीच में अनबन थी, अच्छे रिलेशन नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का जो है रिवोल्ट प्रेस करने के लिए गया होता है, और जब वापिस आ रहा होता है तो इसके द्वारा निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता है कि भाई एक तो जो भी प्रीवियस रूलर्स के द्वारा तुम्हें जो भी पैसा दिया है उसको वापस कर दो, और सेकंड जो है दिल्ली छोड़कर चले जाओ। तो उसी के बदले में जो स्टेटमेंट दी जाती है निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा, तो ये कहता है कि दिल्ली अभी दूर है हजूर। और ऐसा ही होता है, गयासुद्दीन तुगलक उसके बाद दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता, इसकी डेथ जो है रास्ते में ही देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि जो इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक या जिसे जौना खान कहा जाता है, उसी के द्वारा कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और इसको रास्ते में ही मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक अक्कड़ ड्यू टू। तो इसकी डेथ कैसे देखने को मिलती है? इसमें ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा, जो है मंडप के गिरने से या फिर पेविलियन कोलैप्स से। अब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, जब हम मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे तो एमबीटी के टाइम पर एक जो है इब्न बतूता नामक चाइनीज़ जो है ट्रैवलर आता है, और वो मेंशन करता है कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी, या बात करें जो ये मंडप गिरा था गयासुद्दीन तुगलक पर, तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी किसकी रची हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। वहीं पर जो है बर्नी नामक एक जो है इतिहासकार हुए, उसके द्वारा कहा जाता है कि भाई बिजली के गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी जो है गयासुद्दीन तुगलक की। लेकिन वहीं पे इब्न बतूता का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ही रचा हुआ सारा खेल था, जिससे जो है जो पेविलियन जो है कोलैप्स होता है और उसकी मृत्यु देखने को मिलती है, और ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता। और निजामुद्दीन औलिया की स्टेटमेंट भी सही हो जाती है कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, कुछ एक चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सदर्न इंडिया केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग द रियन ऑफ। तो किसके टाइम पे जो है दिल्ली डायरेक्ट कंट्रोल में आती है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम पे दिल्ली डायरेक्ट कंट्रोल में आती है। अब यहाँ से आपको चीज़ ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन बने फर्स्ट सुल्तान जो ऐसा कौन सा है दिल्ली का जिसके टाइम पर आपको साउथ में क्या देखने को मिलता है, इसके द्वारा साउथ कंट्रोल किया जाता है, तब कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। पर पूछा गया है साउथ कंट्रोल किया गया था, लेकिन उसमें अगर एक चीज़ मेंशन कर दी जाए कि डायरेक्ट कंट्रोल किया था, तो डायरेक्ट कंट्रोल एमबीटी करता है। लेकिन पूछा जाए इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है पहली बार, तब क्या रहने वाला है?
अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि भाई सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसके द्वारा साउथ इंडिया को कंट्रोल करा गया था, तो वहाँ पे रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, वो सही बात है, लेकिन उसके द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल किया था, तो उसी पर क्वेश्चन बनता है कि इनडायरेक्टली कंट्रोल करने वाला कौन सा सुल्तान है साउथ को, तो तब अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। फिर जो थर्ड बनता है क्वेश्चन वो इस तरह से बनता है कि भाई अगर बात करें ऐसा कौन सा रूलर है जिसके द्वारा साउथ इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। और वहीं से अलाउद्दीन खिलजी का साउथ को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना और मोहम्मद बिन तुगलक का जो है डायरेक्टली कंट्रोल करना एमबीटी के लिए आगे दिक्कत पैदा करेगा, और इसके लिए वो स्टेबिलिटी लाता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, क्योंकि नॉर्थ से जो है साउथ को कंट्रोल करना ईजी नहीं था, ये चीज़ जो है अलाउद्दीन खिलजी समझता था। वहीं पे एमबीटी जो है अपनी जिद के चलते उसको डायरेक्टली कंट्रोल में लाना चाहता था, और उसी चक्कर में आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर जो है विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर जैसी जो है इंडिपेंडेंट स्टेटें जो बात करें इमर्ज होती है। इस तरह की स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी जिनका इमरजेंस होगा, तो वो चीज़ें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, पर ये चीज़ ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा कर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका नाम जो ओरिजिनल था जौना खान। जिस तरह से अभी हमने देखा भी कि बात करें गयासुद्दीन तुगलक का रियल नेम गाजी मलिक था, वैसे ही एमबीटी का रियल नाम क्या था, जौना खान था, और इसको एक और नाम से जाना जाता था उलुग खान के नाम से, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो उलुग खान है, अगर पूछा जाए आपको कि भाई तुगलक डायनेस्टी में उलुग खान कौन था, तब तो आपको एमबीटी टिक करना है, लेकिन एक और उलुग खान हुआ था जो कौन था, बलबन। और वहीं पर पूछा जाए स्लेव डायनेस्टी में कौन था उलुग खान, तब आपको बलबन टिक करना है। पर ओवरऑल पूछा जाए कि भाई सल्तनत पर आपको कौन रूलर जो है या कौन सुल्तान उलुग खान के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे या तो दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हुआ बलबन और एमबीटी, तो आपको थर्ड ऑप्शन भी उसी तरह से देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और एक उलुग खान और हुआ था, ये तो 2 सुल्तान हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन, लेकिन एक और देखने को मिलता है उलुग खान, जो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जिस तरह से हमने देखा था नुसरत खान जो गुजरात का अभियान लीड करता है, एक कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी के अंडर, या बात करें गाजी मलिक कमांडर और गवर्नर था। उसके बाद बात करें गाजी मलिक के बाद मलिक कफूर की बात करें, जिस तरह से ये लोग थे उसी तरह से एक और उलुग खान इसके अंडर जो था, इसकी मिलिट्री में कमांडर था, या बात करें स्पेसिफिक एरिया का गवर्नर भी था। तो ये 3 उलुग खान देखने को मिलते हैं जिनमें से 2 सुल्तान थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर जो है आई होप माइंड में बैठ गई होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइजेस्ट फूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का बुद्धिमान मूर्ख किसे कहा जाता है, इसमें राइट आंसर रहेगा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब क्यों कहा जाता है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, वैसे इतना ध्यान रखो इसकी जो पॉलिसीज थी उनके चलते इसको जो है वाइजेस्ट फूल माना जाता था। अब वही इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था माना जाता था, इसको बहुत सारे जो है भाषाओं का ज्ञान था, और दूसरी साइड इसने इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। लेकिन दूसरी साइड इसको एक दिक्कत थी कि भाई किसी की सुनने की आदत नहीं थी, इसको लगता था जो मेरे पास नॉलेज है वही इनफ है। उसके चलते नई पॉलिसीज़ लाएगा जो बहुत एडवांस थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो है इसके सब्जेक्ट उसके लिए, इसके जो लोग थे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने जो है इंट्रोड्यूस करी, जो कि सही था, बहुत एडवांस पॉलिसीज़ थी। लेकिन इसको जो है अगर ये अपने जो बात करें इसके द्वारा जो अपॉइंट करे हुए लोग थे उनकी बात सुन लेता, तो शायद से सक्सेसफुल भी हो जाती। तो इसको किसी की सुनने की आदत नहीं थी, इसी चक्कर में जो इसका कोई साथ ही नहीं देता इसकी पॉलिसीज़ को जो है आगे, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके इस चीज़ में, और 5 पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करेगा, पाँचों ही फेल होगी, इसके हट के चलते ही कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है। वैसे आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो कुछ एक नामों से जो इसको जाना जाता है आपको ध्यान रख लेनी है। एक तो हमने देखा भी इसको जाना जाता है जौना खान के नाम से, उलुगु खान के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हमने देखा वाइजेस्ट फूल ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर भी कहा जाता है। और ये नाम जो रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है, मैंने आपको एक ही जगह चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। उसके बाद मिक्सचर ऑफ विजडम एंड फॉली, ये भी किसी न किसी एग्जाम में बना था। उसके बाद मिक्सचर ऑफ जो है अपोजिशन भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। और उसके अलावा मैंने बताया उलुग खान 2 हुए हैं, पूरी चीज़ हमने डिस्कस करी है। और इसका ओरिजिनल नेम जो था जौना खान था, लेकिन जब गद्दी पर बैठता है तो जिस तरह से जो है गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ली थी, उसी तरह से इसने भी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दोआब टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो ये करी गई थी इंट्रोड्यूस बाई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कब इंट्रोड्यूस करी जाती है, 1326 में। तो ये जो कुछ एक पॉलिसीज थी जिनके चलते जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो है अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं एक बार उनको देख लेते हैं। अभी हमने देखा दोआ पॉलिसी, इसके द्वारा जो है 1326 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये फेल हो जाती है। अभी हम देखेंगे क्यों फेल होती है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा कैपिटल ट्रांसफ़र करी जाती है दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि देवगिरी, आज उसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है।
तो वो कब हुआ था भाई, ये चीज़ 1327 में देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करता है 1329 में। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस ईयर में स्पेसिफिक जो है पॉलिसीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी या स्पेसिफिक काम करा गया था, क्योंकि पाँचों ही इंपॉर्टेंट है। पाँचों इसके दौरान फेल हुई थी लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही विवादित जो है शासक है, इसीलिए इससे रिलेटेड हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खुरासान आपको देखने को मिलता है एक्सपीडिशन, तो 1329 का है वो भी। और इसके अलावा अगर देखा तो कराचिल एक्सपीडिशन देखने को मिलता है, जो कब हुआ था 1330 में। एक खुरासान आपको ईरान वाले एरिया में देखने को मिलता है। और बात करें कराचिल, आपको कुमाऊं, अगर जियोग्राफी किसी ने मेरे साथ कवर करी है तो उसको पता होगा कुमाऊं हिमालय वाला रीजन जो है, तो वहाँ पे जो उत्तराखंड मेनली कवर करता है और कुछ एक हिस्सा जो है हिमाचल का भी कवर करते हुए चलता है। तो चाइनीज़ के अगेंस्ट था मिलिट्री तैयार करी हुई इसने। और ये जो है आपको ईरान में जो है कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे बाद में सब कुछ जो है सही हो जाता है, तो ये भी फेल हो जाती है इसकी पॉलिसी। और इसके अलावा अभी दोआब की पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, तो दोआब की पॉलिसी इसीलिए इसकी फेल होती है क्योंकि भाई इसके द्वारा क्या करा गया था, एक तो 50% टैक्स इम्पोज करा गया था, उसके अलावा उस पर सेस लगाया गया था। सेस यानी कि आपको पता है भाई, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, टैक्स के ऊपर टैक्स है ना। तो एक ये चीज़ करी गई थी इसके द्वारा। और फिर जब वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है और ड्राउट जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो बाद में फेमाइन को लीड करती है वो चीज़। और उसके चलते भी इसके द्वारा जो है टैक्स माफ़ नहीं करा गया था। तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी जो है दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये पॉलिसी जो थी इसकी फेल हुई इसी वजह से। और उसके अलावा बात करें तो हमने देखा भी अभी कि दिल्ली से देवगिरी के लिए कैपिटल शिफ्ट करता है, यानी कि जो दौलताबाद आज जानते हैं जिसको, तो ध्यान रख लेना देवगिरी और दौलताबाद दोनों ही देखने को मिलते हैं। मेंशन कुछ भी करा जा सकता है, दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी कुछ भी दिया जा सकता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्यों करा था इसके द्वारा ये काम, तो एक तो मंगोल जो थे उनका अटैक, जैसे ही गाजी मलिक जो है तुगलक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है, जो कि दीपालपुर या बात करें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर क्या कर रहा था, जो है बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा था आउटसाइडर के अटैक से। और जैसे ही इसने तुगलक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो गया, वो वीक हो गया, बॉर्डर पे कोई देखने वाला नहीं था। तो एक तो वहाँ पे उसी के टाइम से दिक्कत होना शुरू हो गई थी, और बाद में इतने ज़्यादा अटैक होना शुरू हो गए मंगोल्स के, जो दिक्कत पैदा कर रहे थे। तो और दिल्ली बहुत ज़्यादा नज़दीक थी, तो एक तो ये वजह थी कि इसने दौलताबाद के लिए या बात करें देवगिरी के लिए जो कैपिटल शिफ्ट करी। इसके अलावा जो इसको जो एक अलग से मतलब जो इसको करने की इच्छा थी कि भाई मेरे को साउथ इंडिया कंट्रोल करना है, तो वो अलग करने के चक्कर में इसने क्या करा, साउथ इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल लाने के चक्कर में वो कहा भाई नॉर्थ से कंट्रोल नहीं करा जा सकता, तो मैं साउथ से कंट्रोल करूँगा, उसके चक्कर में इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी। अब दिक्कत ये होगी, दोनों ही चीज़ें, इसकी सोच सही थी लेकिन उसके पीछे एक चीज़ सोचना भूल गया कि भाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भी कोई ऐसा सिस्टम जो है तैयार करा जाए जिससे प्रोटेक्ट करे वो पूरे एम्पायर को। तो जब साउथ में जाता है तो नॉर्थ वाली साइड को मंगोल्स अटैक कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। और साउथ में जब जाता है देवगिरी में, तो वहाँ पे पानी की शॉर्टेज की वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती है, तो फिर से दिल्ली वापस आ जाएगा ये। और फिर क्या हुआ, और जब ये साउथ से वापस आ गया तो इसके पीछे से रिवोल्ट होने लग गए वहाँ पर, और फिर विजयनगर बहमनी जैसे एम्पायर आपको क्या देखने को मिलते हैं, उनका इमरजेंस होता है। तो अब इसके हाथ से साउथ भी चला गया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भी मंगोल का जो है क्या देखने को मिलता है, कंट्रोल। और जब तक इसके जो है लास्ट सक्सेसर देखने को मिलता है तुगलक डायनेस्टी का, उस टाइम तक क्या देखने को मिलेगा आपको कि भाई अब तिमूर अटैक करेगा। और जो है तैमूरलंग जो हम पढ़ते हैं कि 1398 के अराउंड अटैक करेगा। नसरुद्दीन मोहम्मद नामक उस टाइम रूलर होता है, लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का, तो अटैक करेगा। और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल कर लेगा दिल्ली तक एरिया। बाद में वहाँ पे खिज़र खान को नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट करता है, जो कि आगे फिर सैयद डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसकी पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा इसने जो काम करा था, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। तो जो है सिल्वर की करेंसी यहाँ पे चलती थी इसके एम्पायर में, लेकिन हुआ ऐसा था सिल्वर की शॉर्टेज पड़ रही थी, और जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, तो इसी वजह से उसके जो है प्राइस रैपिडली क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। तो इसने सोचा क्यों ना एम्पायर में हम एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी जो है करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सिर्फ एम्पायर के ही अंदर चले, और जो फॉरेन ट्रेड करेंगे वो हम सिल्वर करेंसी से कर लेंगे। सोच तो सही थी अगेन, लेकिन वो जो था करेंसी जो क्या हो जाता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर, कुछ एक हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कॉपर की थी, कुछ एक हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ब्रॉन्ज की थी। तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि भई हर एक घर में बोलते हैं कि टकसाल बन गया था, यानी कि वो जो है कॉइन मिंट करना शुरू कर दिया सब लोगों ने। मानो इसने अगर 100 कॉइन इश्यू करे थे, तो जब ये उनको जो है मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 10,000 कॉइन हो गए थे। कैसे हुए थे, क्योंकि लोगों ने घर में ही कॉइन मिंट करना शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा फेक करेंसी हो गई, तो ये वापस लेता है जब उस करेंसी को, तो देखने को मिलेगा कि ऐसा माना जाता है इसके जो बात करें यानी कि महल था, उसके बाहर इतने ज़्यादा ढेर लग जाते हैं फेक करेंसी के,
इसने कभी उतनी इशू ही नहीं करी थी। तो आप आइडिया लगा लो, जब इसने 100 कॉइन इशू करे हैं, वो 10,000 देखने को मिल रहे हैं उसके बदले, तो किस लेवल पर जो है वहाँ पे फेक करेंसी इशू करी होगी या लोगों के द्वारा फेक करेंसी मिंट करी होगी। तो ये चीज़ इसीलिए हुई थी क्योंकि कॉपर के बर्तन माने जाते हैं, सबके घर में थे। और ये कॉपर वाली बात कौन करता है कि कॉपर की करेंसी थी, ये बात करी जाती है बर्नी के द्वारा। और अगर बात करें ब्रॉन्ज की करेंसी, तो फरिश्ता नामक एक हिस्टोरियन हुआ है, उसका कहना है कि ब्रॉन्ज की करेंसी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसके द्वारा कौन सी करेंसी इशू करी गई थी, वो भी ध्यान रख लेना है आपको कि भाई दोनों ही ऑप्शन में आता है, कॉपर कई बार ब्रॉन्ज आता है, कई बार एक साथ दोनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच मेटल वॉज यूज फॉर टोकन करेंसी। तो कौन सा मेटल यूज करा था, अभी हमने देखा भाई कॉपर और ब्रॉन्ज। कई बार सिर्फ कॉपर ही देखने को मिलेगा, कई बार आपको ब्रॉन्ज देखने को मिलेगा। इस तरह से भी आपको चीज़ ध्यान रख लेनी है। तो अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग मत है, अब जिस भी तरह से था हमको तो बस मानना है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो आंसर टिक करके आगे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फेलियर ऑफ टोकन करेंसी ड्यू टू। तो क्यों हुआ था भी फेलियर, तो बहुत सारे जो है फेक अगर बात करें कॉइन मार्केट में आ गए थे, जो कि खुद ही उसके सब्जेक्ट के द्वारा मिंट करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, या यहाँ पे देवगिरी भी देखने को मिल सकता है। तो किसके द्वारा जो है शिफ्ट करी गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो हमने अभी देखा कब करी गई थी शिफ्ट, 1327 में। तो ये सेकंड जो है इसका, जैसे कि हमने देखा 1327 में दुआबाला जो पॉलिसी थी टैक्स की, वो भी फेल हो गई। 27 की बात करें, ये भी फेल होगी पॉलिसी इसकी। उसके बाद जो है थर्ड करेंसी वाला भी अगर बात करें पॉलिसी थी, वो भी इसकी फेल हो गई। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको बैक टू बैक जो है क्या देखने को मिल रहा है कि इसके द्वारा जो पॉलिसी, बैक टू बैक नहीं, इसके द्वारा जितनी भी पॉलिसी, यानी कि 5 पॉलिसी अपने लाइफ टाइम में इंट्रोड्यूस करता है, पाँचों ही फेल हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो किसके द्वारा जो है पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, आपको ध्यान रख लेना है। ये जो है गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। अब इसमें था क्या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो हिंदू और मुस्लिम जो थे उनके लिए इसके द्वारा अलग अलग टैक्स जो है इम्पोज करे गए थे। इनके लिए ज़्यादा था और इनके लिए थोड़ा कम था। तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी, यानी कि धार्मिक भेदभाव की पॉलिसी। धर्म के आधार पर इसने जो है टैक्स इम्पोज करे थे। तो ये गाजी मलिक के द्वारा काम करा गया था। उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था बेसिकली, ये चीज़ जो है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर गलती से यहीं पर मेंशन कर दिया है, तो मुइनुद्दीन चिश्ती नामक जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो फर्स्ट ऐसा सुल्तान देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत पर जिसने किसी, बात करें सेंट का जो है, जो सूफी सेंट होते थे उनका क्या करा था, मकबरा विजिट करा था। तो और वो कौन थे जिनका मकबरा इसके द्वारा विजिट करा गया था, तो उसका नाम था जो है मुइनुद्दीन चिश्ती। तो ये उसके साथ मैंने एमबीटी के साथ मेंशन करना था, पर बाय मिस्टेक यहीं पर चीज़ें जो है मेंशन हो गई है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती नामक जो सूफी सेंट था उसका क्या करा गया था, बात करें मकबरा विजिट करा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके द्वारा मतलब पहला सुल्तान था जिसके द्वारा किसी भी सूफी सेंट का मकबरा विजिट करा गया था। हालांकि ये चीज़ बैन थी अगर बात करें शरीयत में, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद आ गया फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, सॉरी फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू पार्टिसिपेट इन द होली फेस्टिवल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 तो मुइनुद्दीन चिश्ती नामक एक सूफी सेंट का इसके द्वारा मकबरा विजिट करा गया था। दूसरी बात करें तो आपको देखने को मिलता है होली फेस्टिवल में अगर किसी ने पार्टिसिपेट करा था दिल्ली सल्तनत में किसी सुल्तान ने, तो कौन था, वो भी आपको मोहम्मद बिन तुगलक ही देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके द्वारा एक और चीज़ करी गई थी, सती को बैन करने की ट्राई करता है अपने एम्पायर में। हालांकि पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाता उसमें, पर फिर भी इसके द्वारा ये ट्राई करी गई थी। जहाँ पे इसकी पॉलिसीज फेल हो रही थी वहाँ पे इसने अच्छे काम भी करे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुगलक आर्किटेक्चर यूज्ड स्लोपिंग वॉल नोन एज। तो भाई इनको किस नाम से जाना जाता था, तो ढलान दीवारें हैं। तो एक तो आपको यहाँ से रखना है ध्यान की जो तुगलक थे वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन से तरह के आर्किटेक्चर के लिए, तो इनके टाइम पे स्लोपिंग वॉल्स देखने को मिलती थी। एक तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा इनको किस नाम से जाना जाता था, तो बैटर के नाम से जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम पे एक ही तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जो झुकी हुई दीवारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है तुगलकनामा वॉज रिटन बाय हुम। तो किसके द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 ये तो भाई गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, और इसके अलावा अमीर खुसरो की लाइफ की लास्ट जो है पुस्तक थी। इसने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जिनमें से ये लास्ट देखने को मिलती है। अगर बात करें तुगलकनामा, मैंने आपको बताया था 3 डायनेस्टीज़ को सर्व करता है, नसरुद्दीन मोहम्मद से लेके
नसरुद्दीन मोहम्मद जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, उसके बाद आपको बलबन देखने को मिलता है। तो स्लेव डायनेस्टी से लेके फिर पूरे खिलजी डायनेस्टी को सर्व करेगा। उसके अलावा जो है आपको तुगलक डायनेस्टी में बात करें, गयासुद्दीन तुगलक के कोर्ट में भी दिखता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक तक जो है सर्व करता है। इनकी 3 डायनेस्टीज होगी और 7 से ऑलमोस्ट 8 रूलर्स को इसने सर्व करा था। तो इंपॉर्टेंट है। और इसकी लाइफ लास्ट जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? तुगलकनामा। क्वेश्चन बना है कि भाई अमीर खुसरो ने अपनी लाइफ टाइम में लास्ट जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बुक रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक। ये आपके जो है टीजीटी में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है इससे। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था फुतूहत है फिरोज शाही। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा कन्फ्यूजन होता है जो है तारीख फिरोज शाही से। ये बर्नी के द्वारा, जिसके टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियन था एमबीटी और बात करें एफएसटी, दोनों का ही कॉन्टेम्प्रेरी था बर्नी नामक हिस्टोरियन। तो उसके द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखी गई है। और जो है फुतूहत फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज शाह के द्वारा। ये ध्यान रख लेना है, कन्फ्यूजन होता है। ऐसे रख लेना है, एफ से फिरोज शाह, एफ से फुतूहत, ए फिरोज शाही। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था जहाँ पे इवन इसका आंसर भी गलत दिया था। आंसर की जब इशू करी थी उसमें तारीख फिरोज शाही बात करें मेंशन कर दिया था किसके द्वारा वो पुस्तक लिखी गई है। तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। खैर तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तारीख फिरोज शाही तो किसके द्वारा लिखी है? अभी हमने देखा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। और किसका कॉन्टेम्प्रेरी था? क्वेश्चन बनता है तो या तो एमबीटी ऑप्शन में दिखेगा या एफएसटी दिखेगा। एमबीटी के जो है टाइम पीरियड में लास्ट जैसे में आता है ये, अगर बात करें एम्पायर में मोहम्मद बिन तुगलक के। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ज़्यादा टाइम तक जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसके द्वारा जो है बुक लिखी गई है तारीख फिरोज शाही नामक से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द बुक रिहाला, या फिर जिसको राहला के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है इब्न बतूता के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कि भाई एमबीटी के दौरान कौन देखने को मिलता है? इंडिया विजिट करता है चाइनीज ट्रैवलर, तो था इब्न बतूता। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहाला या फिर रिहाला। जितने भी इसने जो है ट्रैवल करा था और इंडिया में जो जो चीज़ें इसने एक्सपीरियंस की थी सारी चीज़ें इसमें मैंशन करी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है जो इसके द्वारा बुक लिखी गई है। और किसका कॉन्टेम्प्रेरी है, किसके टाइम पर आता है? एमबीटी के टाइम पर आता है। और जो है माना जाता है एमबीटी के द्वारा इसको काजी के पोस्ट पर भी अपॉइंट करा जाता है दिल्ली सल्तनत पर कुछ टाइम के लिए। और बाद में फिर है इसको चाइना भेज देता है एम्बेसडर के तौर पे। लेकिन ये रास्ते में ही आपको देखने को मिलता है वहाँ से भाग जाता है, चाइना जाता ही नहीं है और वापिस अपने बात करें चला जाएगा भाग कर वहाँ से। इसके मतलब एम्बेसडर के तौर पे नहीं जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जिन प्रभा सूरी वॉज इन द कोर्ट ऑफ, तो किसके कोर्ट में था? तो ये जैन जो था आपको देखने को मिला। जिन प्रभा सूरी जो है एक जैन मॉन्क थे। तो ये किसके टाइम पे देखने को मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ये भी आपको ध्यान रखना है। एमबीटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सारी ही चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू अटेम्प्ट टू बैन सती। अभी हमने देखा एमबीटी है। आपको इतनी सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है कि भाई एमबीटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक मेंशन करना है एक साइड जो इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई जाएगी चीज़ें। आगे हम देखेंगे पॉलिसीज जो 5 इसके द्वारा जो हालांकि फेल थी वो चीज़ें, और उनकी डेट आगे मेंशन कर, ईयर मेंशन कर लेना है। उसके अलावा बात करें तो इसके टाइम पे क्या ऐसा फर्स्ट टाइम करा गया था इसकी वजह से सती बैन करी जाती है। फर्स्ट टाइम में किसी बात करें सूफी सेंट की मजार है जिसको मकबरा कहते हैं उसको विजिट करता है, ये चीज़ मेंशन कर लेनी है। तो जो भी फर्स्ट टाइम इसके द्वारा काम कर गए उनको मेंशन कर लेना है। फर्स्ट टाइम साउथ को डायरेक्टली कंट्रोल करने वाला, ध्यान रखना डायरेक्ट कंट्रोल करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, वो मेंशन कर लेना। तो ये कुछ एक चीज़ें इस तरह से आप मेंशन करोगे आपको ध्यान में रह जाएगी। इसके टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी कौन थे एक साइड पे वो लिख लेना। तो आपको माइंड मैप के थ्रू ही चीज़ें सारी अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें आप मेंशन करो तो आपको फिर रिवाइज करने में दिक्कत होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इब्न बतूता वॉज अपॉइंटेड एज, तो इसको अपॉइंट करा था काजी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रख लेना है। अब जो जजिया है ये है क्या चीज़? सबसे पहले तो जजिया इम्पोज करा गया था मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में अटैक करता है सिंध पर। तो वहाँ पर क्या होता है जो हिंदू पॉपुलेशन थी वहाँ की उन पे इम्पोज कर रहे थे। देखो मुस्लिम को तो प्रोटेक्ट करेगा, खुद मुस्लिम पर्सन था, लेकिन इसके द्वारा इसका मानना था कि भाई मैं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करूँ तो उसके लिए उनको मुझे बदले में कुछ देना होगा। तो जो उनके द्वारा पैसा पे करा जाता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको जजिया कहा जाता था। लेकिन इसमें जो है अब तक ब्राह्मीण बाहर थे। और ये क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे पहले जजिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे किसने इम्पोज करा था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। मेन लैंड जो इंडिया का देखने को मिलता है वहाँ की बात नहीं हो रही। वहाँ पे बाद में जो है आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक इम्पोज करेगा। तो ये किसके द्वारा काम करा गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इम्पोज करा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो हिंदुओं पे इम्पोज करा था ब्राह्मण जिससे बाहर थे, फर्स्ट चीज़ ये होगी। और सेकंड जो आपको ध्यान रखना है
अब जो है मेन लैंड इंडिया की वहाँ पे किसने इम्पोज करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक मेंशन करा होता है, वो चीज़ देखनी है। लेकिन इसने भी हिंदुओं पे तो इम्पोज करा था, लेकिन उसमें जो है ब्राह्मण अब तक बाहर थे। फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है क्या करेगा, शरीयत के अकॉर्डिंग जो है रूल करेगा, जिसमें शरीयत में 4 टैक्सेस मेंशन है, जिनको खराज कहा जाता है, खम्स कहा जाता है। उसके बाद बात करें जजिया है, और जो है जजिया के बाद आपको देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है ज़कात। अब ज़कात जो है जो प्रॉपर्टी होती थी उस पे मुस्लिमों पर 2.5% टैक्स लगता था। जजिया सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता था, तो आपको देखने को मिलेगा हिंदुओं पे, लेकिन इस पे बाहर थे ब्राह्मण, लेकिन इसने ब्राह्मण भी इसमें इंक्लूड कर दिए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन करा है कौन था ऐसा जिसने ब्राह्मण पर भी इम्पोज करा था, FST। और फिर उसके बाद अगर खम्स और खराज की बात करें, तो खराज जो देखने को मिलता है वो मुस्लिमों पर लगता था भी टैक्स। अगर बात करें जो ग्रो होती थी, जो फसल पे लगता था, बेसिकली ये चीज़ ध्यान रख लो आप, तो ये रेवेन्यू देना पड़ता था उनको, 1/10 होता था। उसके बाद आपको देखने को मिलता है खम्स। खम्स क्या होता था, ये होता था कि भाई जो वॉर से लूटा हुआ धन था उसमें अलाउद्दीन खिलजी और FST आपको ध्यान रखना है। खम्स की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या देखने को मिलता है, 4/5 अलाउद्दीन खिलजी रखता था, 1/5 किसको दिया जाता था, जो आर्मी उस धन को लूट कर लाई होती थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे उल्टा देखने को मिलता है, जिसमें इसने 1/5 खुद रखना शुरू किया और 4/5 किसको दे रहा था, जो है आर्मी को दे रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ये उल्टा देखने को मिलता है। तो इसके लूटा हुआ धन को खम्स कहा जाता था, और इसका रेशो भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा एक और इसके द्वारा इम्पोज करा गया था FST के द्वारा, जिसको उशर कहा जाता था। और जो उशर था ये जो है हिंदू मुस्लिम दोनों पे ही लगता था, लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली, उसमें 1/10 और 1/20 लगता था। अब किस तरह से लगता था, 1/10 लगता था जिसमें आर्टिफिशियल तरह से क्रॉप्स ग्रो हुई होती है, जैसे कुछ फर्टिलाइजर वगैरह उसमें डाला होता था, तो 1/10 जो है टैक्स वसूलता था। और 1/20 की बात करें तो जो नेचुरल तरीके से ग्रो करी होती थी उन पे 1/20 जो है आपको देखने को मिलता था, टैक्सेस के द्वारा इम्पोज करा जाता था। तो अब तक हमने चीज़ें देख ली जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और जो है उसके बाद आपको जजिया से रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसने तो ब्राह्मण्स पर इम्पोज कर दिया। आगे जब अकबर आएगा इसको जो है क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। फिर जो है जजिया टैक्स को फिर कौन देखने को मिलता है आपको, औरंगजेब जब आएगा वो फिर से इम्पोज करेगा। तो फिर आगे चलकर अगेन जब लेटर मुगल आएंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे पूरी तरह से खत्म होते हुए दिखेगा, जो हम लेटर मुगल्स के टाइम पे डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको मुगल्स के दौरान भी डिस्कस करेंगे, पर कुछ एक चीज़ें अभी आपको FST तक ही ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दीवाने अमीर को ही वॉज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड था एग्रीकल्चर से। बेसिकली दीवाने को ही MBT के द्वारा जो है इस्टेब्लिश करा था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसमें क्या देखने को मिलता था, जो लोग थे उनको बेसिकली इस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया जाता था कि जो बैरन लैंड या जो बंजर भूमि है उसको क्या करा जाए, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करा जाए, इस चीज़ के लिए था ये बढ़ावा। लेकिन होता क्या है, जो है ये भी इस पे ही उल्टा आ जाता है। इसके तहत फिर क्या करता था ये जो डिपार्टमेंट था, इसमें हमने देखा कि बंजर भूमि को जो फर्टाइल भूमि में बदलने का जो था इसका एम था, जो कि जिसके लिए पैसे देता है और उसको क्या यानी कि लोन देता है, और उस लोन को किस नाम से जाना था, तकाबी। ये तो लोन या फिर तकाबी, वैसे लोन बहुत कम मेंशन करा होता है, तकाबी मेंशन करा होता है। और वो तकाबी या फिर जिसे लोन कहा जाता है वो था क्या उसका नाम, तो उसका नाम था सोनधर। तो सोनधर क्या था, एक लोन था या जिसको तकाबी कहा जाता है। ध्यान रखना है स्टेटमेंट जो है इस तरह से एक्चुअली में क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में वनडे एग्जाम में ही। और जो है उसमें क्या क्वेश्चन था कि उसमें पूछा था कि जो तकाबी है ये क्या था, तो एक लोन था, और इस तकाबी का नाम हमने देखा सोनधर था। तो जो पैसे दिए जाते थे वो सोनधर था और लोन का नाम तकाबी था। थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रख लेनी है आपको। और ये दिया जाता था जो अमीर कोही नामक डिपार्टमेंट था, जिसमें जो भूमि को कन्वर्ट करना था फर्टाइल भूमि में, तो ये किसके द्वारा करा गया था सारा काम, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही। अगेन ये भी जो है उतने अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुगलक तुगलकाबाद वॉज बिल्ट बाई, तो जो तुगलकाबाद है इसको 56 कोट फोर्ट भी कहा जाता है। ये बिल्ट करा गया था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि फोर्ट ऑफ आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बिल्ट करा गया था। सिटी ऑफ जहाँ पना, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, दोनों ही ध्यान रख लेनी है। जहाँ पे MBT आपने मेंशन करा है और उसमें आपने देखा है कि भी इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन जो करी गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम नामक इसके द्वारा क्या करी गई है, एक मॉस्क बनाई जाती है। लेकिन कुव्वत उल इस्लाम से आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड पढ़ी थी, जिसने कहाँ पे कुतुब कंपाउंड दिल्ली में बनाई थी, जो कि बख्तियार काकी को डेडिकेटेड थी, कुतुब मीनार की ही तरह। पर ये कुव्वत उल इस्लाम आपको देवगिरी नीचे दौलताबाद में महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिलती है। जब वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करता है तो उसके द्वारा वहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी।
तो ये चीज़ आपको जो है माइंड में रख लेनी है कि ये जो है कुतुब कंपाउंड में देखने को मिलती है कुव्वतुल इस्लाम, और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, दौलताबाद में देखने को मिलती है, जो एमबीटी के द्वारा बनवाई गई थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जौनपुर। तो जौनपुर जो है एफएसटी स्टैब्लिश करवाता है, लेकिन ये डेडिकेटेड किसको था, ये किसके नाम पर इसने बनवाया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को डेडिकेटेड थी जौनपुर। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद इसके द्वारा बनाया जाता है फिरोज शाह कोटला, और फिरोजाबाद भी फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु रिपेयर्ड द कुतुब मीनार आफ्टर इट वॉज डैमेज्ड बाई लाइटनिंग। हमने देखा था भाई बिजली गिरने से क्या होता है, तो कुतुब मीनार की सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा कराई जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेटेड थी। हर एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करी है। उसके बाद क्या होता है, ये सिर्फ एक ही स्टोरी कंप्लीट करवाता है, इसकी डेथ हो जाती है 1210 में। फिर आगे जब इल्तुतमिश आता है तो इसको कंप्लीट करवाता है, और इसमें 3 स्टोरीज बनवाएगा। तो कंप्लीट जब हुई है तो 4 स्टोरीज थी, लेकिन बाद में 4th स्टोरी बिजली के वजह से क्या होता है, जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एफएसटी उसको रिपेयर करवाता है, और प्लस उसमें एक और स्टोरी ऐड करवाता है। तो आज इसमें 5 स्टोरीज जो देखने को मिलती है, तो वही है जो 5th बाद में एफएसटी ने बनवाई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीट जो हुई थी उस टाइम 4 ही स्टोरीज थी। बाद में किसने क्या करा वो तो अलग बात है, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक स्टोरी किसने ऐड करवाई थी, एफएसटी ने करवाई थी, उसको रिपेयर किसने करा था, तो ये करवाया था जब लाइटनिंग से डैमेज होती है तो उस दौरान किसने रिपेयर करवाया था, एफएसटी ने ही करवाया था। लेकिन सिकंदर लोदी आगे एक बार फिर इसको रिपेयर करवाएगा। 5 स्टोरीज जो है इसकी रिपेयरिंग करवाने को होती है उस दौरान, तो उसमें सिकंदर लोदी देखने को मिलता है, जो सेकेंड टाइम रिपेयर करवाई जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको क्लियरली जो माइंड में रख लेनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरठ यूपी और टोपरा हरियाणा से अशोकन पिलर लाए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पिलर लाए जाते हैं, जो अशोक के दौरान हमने डिस्कस करे थे, जो एक मेरठ से लाता है, एक टोपरा हरियाणा से लाता है ना। और इसमें देखने को मिलेगा दिल्ली लेकर आता है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अशोकन पिलर किसने दिल्ली लाए थे, तो एक तो टोपरा हरियाणा से लाया था, दूसरा मेरठ से लाया था, जो यूपी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द फेमस कोटला फिरोज शाह, बेसिकली फिरोज शाह कोटला होना चाहिए था, कंटेन्स विच फेमस अशोकन पिलर। तो जो एक इंस्टॉल करा था इसके द्वारा, कहाँ पे इंस्टॉल करा गया है, वो मेरठ में करा गया है। और दूसरा माना जाता है जो टोपरा वाला ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे है, कुतुब कंपाउंड में देखने को मिलता है आपको। और जो मेरठ यूपी से लाया था वो कहाँ पर है, तो देखने को मिलता है फिरोज शाह कोटला, जो इसी के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द विजयनगर एम्पायर एंड द बहमनी किंगडम वर इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रियन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। तो अभी हमने देखा जब साउथ में कैपिटल शिफ्ट करता है उसके बाद दोबारा से दिल्ली आएगा, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी कैपिटल शिफ्ट करी एमबीटी ने, और फिर यहाँ से वापस ले आया दिल्ली के लिए कैपिटल। तो क्या हुआ, पीछे से इसके रिवोल्ट होना शुरू हो गए, और विजयनगर की इस्टेब्लिशमेंट करी गई हरिहर एंड बुका के द्वारा 1336 में। और बहमनी, वैसे तो बहुत सारे एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है रीजनल लेवल पर, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। 1347 में ये हिंदू किंगडम था, ये मुस्लिम किंगडम था। जो पहला हिंदू किंगडम साउथ में देखने को मिलता है जो इंडिपेंडेंट था, और ये जो पहला मुस्लिम किंगडम साउथ में देखने को मिलता है जो इंडिपेंडेंट तरह से इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1347 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। बाकी इनसे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हसन गंगू के द्वारा करी गई थी, इसको बहमन शाह भी कहा जाता है, या अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। बाकी जब हम इन दोनों ही एम्पायर को डिस्कस करेंगे उस दौरान और अच्छे से चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ से जो ध्यान रखना है, दोनों की इस्टेब्लिशमेंट किसके दौरान हुई थी, एमबीटी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ नोन एज द अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। क्यों कहा जाता है, तो जिस तरह से अकबर जो है वेलफेयर के काम करता है, उसी तरह से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे वेलफेयर के काम करे जाते हैं, जो हम अभी क्वेश्चंस के ही थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी हम यही चीज़ देखते हैं कि भाई वेलफेयर की वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू विजिट द दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट। तो अभी हमने देख लिया भाई, तो सूफी सेंट का दरगाह विजिट करने वाला एमबीटी था, और जो है मुइनुद्दीन चिश्ती नामक एक सूफी सेंट था जिसका दरगाह इसने विजिट करा था, या मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी टैक्सेस वर एंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो एमबीटी के द्वारा बहुत सारे टैक्स इम्पोज करे जाते हैं, जिसमें 24 टैक्सेस, यानी कि बात करें पूरे ही टैक्सेस के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, ख़त्म। और ये फिर शरीयत के टाइम में जो है अकॉर्डिंग रूल करेगा। और शरीयत में 4 टैक्सेस जो मैंने बताया, खराज, खम्स, उसके बाद बात करें हमने देखा ज़कात और जजिया था, इनको इम्पोज करेगा अब। और इसके अलावा 5th जो टैक्स इम्पोज करते हुए दिखता है एफएसटी,
वो आपको देखने को मिलेगा। हक ए सरी नामक टैक्स था जो इरिगेशन पे लगता था। तो आगे देखेंगे हम था क्या इरिगेशन टैक्स। पर हाँ 24 टैक्स इसके द्वारा क्या करे जाते हैं, एंड करे जाते हैं, जो एमबीटी के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सुल्तान वॉज ऑर्थोडॉक्स इन रिलीजियस मैटर। तो फिरोज शाह तुगलक ही रहेगा जो बहुत ज़्यादा कट्टर था या रूढ़िवादी था। तो एक फिरोज शाह तुगलक, अब ऐसा क्यों था, तो इसके मदर हिंदू थे, फादर जो थे मुस्लिम थे। तो इसको बार बार प्रूव करना पड़ता था कि मैं जो है प्योर मुस्लिम हूँ। और जो उस चक्कर में इसके जो है अगर डिसीजन देखने को मिलेंगे, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट शुरू कर देता है। यानी कि जो उलेमा लोग थे, आपको जो रिलीजियस पीपल थे बेसिकली, उनको क्या करने शुरू कर दिया, अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू कर दी उनके प्रति। और वहीं पे अब तक जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है काबिलियत के बेसिस पर या बात करें मेरिट के बेसिस पर अपॉइंट करना शुरू करा था लोगों को, और एमबीटी के द्वारा भी यही करा गया था। वहीं पर अब क्या देखने को मिलता है, ये जो है अपने ही लोगों को या जो उलेमा लोग थे उनके रिलेटिव्स को ही जो है जॉब्स देना शुरू कर देगा, ऐसा मान सकते हो आप। क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ख़राब कर दी थी कि इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और उसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड चीज़ जो इसने करी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं इसने ख़राब कर दी थी चीज़ें, तो उसको फॉलो करना ही पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हके सरी टैक्स वॉज इम्पोज बाई एफएसटी। तो इसके द्वारा इम्पोज करा था, किस चीज़ पे था, इरिगेशन टैक्स। जो कैनाल्स आपको देखने को मिलेगा, कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। पर इसके द्वारा शुरू जरूर करा था, बड़े लेवल पर कौन इसको आगे चीज़ को प्रमोट करेगा, एफएसटी प्रमोट करते हुए चलता है। और इसके टाइम पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके द्वारा बहुत सारी कैनाल्स बनवाई जाएगी। इसी वजह से इसको फादर ऑफ जो है कैनाल्स भी कहा जाता है। तो जो कैनाल से के थ्रू पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था, उसी पे इरिगेशन टैक्स इम्पोज करा जाता था। तो हमने इससे रिलेटेड 5 टैक्सेस जो 4 शरीयत में थे और एक इसके द्वारा इम्पोज करा गया था, 5th टैक्स वो हक सरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी के द्वारा कौन से टैक्सेस इम्पोज करे थे, सॉरी टैक्सेस नहीं, इसके द्वारा कौन से कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे, उसके द्वारा जो अद्धा, भिख और बात करें शासगनी, सारे इंट्रोड्यूस करे गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, तीनों ही कॉइन्स इसके द्वारा इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। और टोकन करेंसी के लिए तो हमने एमबीटी डिस्कस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इंट्रोड्यूस द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एफएसटी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है। और मॉडर्न इंडिया में हम डिस्कस करते हैं कि भाई लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर हुआ था उसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है, ये जो है डिपार्टमेंट है इस्टेब्लिश करा जाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत बुक्स एनकरेज्ड बाई। तो फिरोज शाह तुगलक हम जब एचपी डिस्कस करते हैं तो ज्वालाजी टेम्पल पे इसने अटैक करा होता है, वहाँ की आइडल डिस्ट्रॉय करता है और 1300 टैक्सेस वहाँ से जो है लेके आता है, जो टेक्स्ट थी उनको लेकर आता है ना। तो इसने 1300 लाई थी, उनको जो संस्कृत में होती है ओरिजिनली, पर्शियन में इनको कन्वर्ट करवाता है। तो इसने बड़े लेवल पर ये काम करा था कि भाई संस्कृत की बुक्स को जो है ट्रांसलेट करता है किसमें, पर्शियन में। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और इसके अलावा जिसने एक कन्वर्ट करी थी जो 1300 बात करें किताबें लाई थी इसके द्वारा ज्वालाजी टेम्पल से, एचपी से, तो उनको जो है कन्वर्ट जिसके द्वारा करा था उसका नाम था अजीजुद्दीन खान, या फिर जिसको नाम इजुद्दीन खालिद खानी भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। और किस नाम से कन्वर्ट करी थी, तो दलाइली ए फिरोशाही। थोड़े अलग अलग से नाम है तो आपको ठीक है एक बार देख लेना, इनको ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच तुगलक रूलर इशूड द फरमान ऑफ स्लेवरी। अगेन एफएसटी रहेगा। तो ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा नंबर जो है अगर स्लेब्स के देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत में, एफएसटी के टाइम पर ही देखने को मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक दीवाने बंदगाह नामक इसने डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करा था, जिसमें जो स्पेशली बात करें स्लेब्स के लिए ही था, उनकी देख रेख के लिए था। और माना जाता है कि जितने भी अगर कभी कुछ भी युद्ध हुआ उसमें जो भी इसने कैप्चर करके लाए होते थे लोग, उनमें जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको स्लेब बना देता था, यानी कि सुंदर लोग थे तो उनको क्या करता था, स्लेब बना देता था। और मैक्सिमम जो है स्लेब इसके ही टाइम पर देखने को मिलते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकाबी स्टार्टेड बाई। मैंने बताया था आपको कि तकाबी या फिर यहाँ पे लोन इंट्रोड्यूस करा जाता था, एग्रीकल्चरल लोन, किसके द्वारा जो है एमबीटी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा था। और उसका नाम क्या था, तो सोनधर था। तो आपको लोन की जगह तकाबी यूज़ किया जा सकता है जिसका नाम सोनधर था। ये एमबीटी ने ही जो है इसको बेसिकली लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करवाया था, स्टेट की तरफ से स्टेट लोन बेसिकली लोन देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सुल्तान इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बनता है कि भाई दारुल शिफा जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा था, तो दारुल शिफा क्या था, ऐसे भी बनता है क्वेश्चन, पता होना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स थे जो एफएसटी जो है इस्टेब्लिश करवाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फेमाइन ड्यूरिंग एमबीटी रियन अफेक्टेड, तो दोआब एरिया जो 50% टैक्स प्लस सेस इसके द्वारा इम्पोज करा था, वो दोआब एरिया में जो कहाँ है, गंगा यमुना एरिया जो आपको देखने को मिलता है, उसमें दोआब हमने जियोग्राफी में टर्म पढ़ी है। दोआब होता है जब दो रिवर्स के बीच में फर्टाइल भूमि देखने को मिलती है, उसको दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोआब वाले एरिया में ये चीज़ हुई थी, उसमें हमने देखा कि वे फेमाइन जैसी सिचुएशन आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, तो कब इसकी डेथ, कहाँ पे इसकी डेथ होती है, पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1320 से 25 से रूल करना शुरू करेगा। 1351 में इसकी डेथ होगी, जो है ठाटा हरियाणा, जो एक बेसिकली सिंध वाला एरिया है। और ठगी के अगेंस्ट इसकी क्या थी, सिंध में जो देखने को मिलता है ठगी थे, उनके अगेंस्ट इसकी कैंपेन थी, पर वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात इस्टेब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा ये दीवाने खैरात इस्टेब्लिश करा था, अगेन एफएसटी के द्वारा। जो भी आपको देखने को मिलता है पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें करी थी, एफएसटी के द्वारा ही करी जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा था क्या डिपार्टमेंट, तो जो गरीब मुस्लिम लड़कियाँ थी उनकी शादी के लिए पैसा देता था, या जो भी विडो थे उनके लिए जो है बेसिकली उनके लिए पैसे दिए जाते थे। दीवाने खैरात स्पेशली इसी चीज़ के लिए इस्टेब्लिश करा था, तो गरीब लड़कियों की शादी वगैरह करवाने के लिए स्पेशली ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा था, उनके पढ़ाई के खर्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम कैनाल्स वर बिल्ट बाई, तो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई है मैक्सिमम कैनाल्स, करवाई गई थी अगेन फिरोज शाह तुगलक। और इसको जो है जाना जाता है भाई फादर ऑफ कैनाल बिल्डिंग, हम पहले ही देख चुके हैं। क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ कैनाल बिल्डिंग किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक, टिक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ, तो किसके टाइम पीरियड पे इसने इन्वेड करा था, तो जो लास्ट रूलर देखने को मिलता है आपको तुगलक डायनेस्टी का, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसके दौरान तैमूर लंग जो है अटैक करता है 1398 और 9 के अराउंड। तो इनमें से एक ऑप्शन में देखने को मिलता है, कई बार इस तरह से भी देखने को मिलता है, ध्यान रख लेना है। और फिर जो है दिल्ली तक कंट्रोल कर लेगा तैमूर लंग, और आपको देखने को मिलेगा जब ये अटैक करता है तो नसरुद्दीन मोहम्मद भाग जाता है वहाँ से, और तैमूर लंग फिर नॉमिनी अपॉइंट करेगा खिज़र खान, और बाद में खिज़र खान जो है तैमूर लंग के ही नाम पर क्या करेगा, यहाँ पे एम्पायर इस्टेब्लिश कर देगा, सैयद एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सुल्तान प्रोवाइडेड स्टेट लोन फॉर नहीं टू फार्मर्स, तो स्टेट लोन टू फार्मर किसने जो है बेसिकली देना शुरू करा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। ये मैंने आपको जैसे भी सोनधर से या बात करें तकाबी जो था सोनधर नामक, किसके द्वारा दिया जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं सारे के सारे, क्योंकि उसमें ना अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि था क्या है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन बने, ताकि आपके माइंड में एक पहले से ही मैप बन जाए कि इस तरह से चांसेस है क्वेश्चन बनने के तुगलक डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दीवाने बंदगाह, तो ये स्लेव डिपार्टमेंट था जो किसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सक्सेसर्स आफ्टर फिरोज शाह तुगलक लेड टू, तो क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ऑप्शन सी राइट आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो ये था भाई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड इन्वेजन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बैक टू बैक 5 पॉलिसीज फेल हो गई, और बात करें इन्वेजन के टाइम पे तो तैमूर लंग का इन्वेजन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी जो थी MBT की, ये पूरे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन की वजह बन जाता है। बैकग्राउंड यहीं से तैयार हो गया था, आगे चलकर तो आपको देखने को मिलेगा। अब एरिया जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मैक्सिमम इंडिया का एरिया कंट्रोल हुआ था, आपको देखने को मिलेगा कि भाई अब जैसे ही बात करें इसके सक्सेसर आएंगे या आगे सैयद आएंगे, लोधी आएंगे, वो दिल्ली तक सीमित रह जाते हैं, ना एक्सपेंशन देखने को मिलता है ना कुछ नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था, और बात करें डिक्लाइन भी उसी के टाइम से शुरू हुआ था, जो सिर्फ तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन नहीं करता, पूरे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के लिए बैकग्राउंड उसने तैयार कर दिया था उसकी पॉलिसीज में बेसिकली, तो इसी वजह से इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लोन, अगेन जो है मोहम्मद बिन तुगलक की। मैंने जैसे कि बताया, जिस तरह से मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन कर दी है पहले, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बने हैं ताकि आपको एक माइंड में रहे कि भाई ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बने हैं स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु व्यूड कैनाल्स फ्रॉम यमुना टू हिसार, तो फिरोज शाह तुगलक ही रहेगा।
शुरुआत मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक ने ज़रूर करी थी और ये पहला ऐसा पर्सन था जिसने गाज़ी की उपाधि भी ली थी सल्तनत में बात करें। आगे तो बाबर जो है गाज़ी की उपाधि जो है धारण करते हुए दिखता है, लेकिन सल्तनत में पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक जो गाज़ी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा गाज़ी की जो है टाइटल पहली बार लिया गया था। वो चीज़ ध्यान रखनी है। इसके द्वारा कैनाल बिल्डिंग शुरू करी जाती है, लेकिन जो बड़े लेवल पर प्रमोट कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक, इसीलिए इसको फादर ऑफ कैनाल बिल्डिंग कहा जाता है। और जितनी भी अगर आपको स्पेसिफिक जैसे यमुना टू हिसार दिया है अभी, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और दे दिया जाए स्पेसिफिक मेंशन करके, तो आपको पता होना चाहिए जो भी कैनाल किसी स्पेसिफिक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक बनवाई गई है, वो किसका काम है? सारा ही फिरोज शाह तुगलक डायरेक्ट टिक कर लेना है, क्योंकि इसी के द्वारा बड़े लेवल पर काम करा गया था। तो ये कुछ एक चीज़ें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको एग्जाम में क्या करनी होती है? क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच रूलर फर्स्ट इम्पोज्ड इरिगेशन टैक्स? तो हमने देखा भी इरिगेशन टैक्स का नाम था हक ए सरी नामक, है ना? हक ए सरी था और इम्पोज करा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगेन इससे रिलेटेड भी चीज़ें बनी थी और 24 टैक्सेस इसके द्वारा एंड कर दिए गए थे। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो कौन था लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का? इसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। पहले ही हम ये चीज़ देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सक्सेसर डायनेस्टी आफ्टर तुगलक। तो कौन थे सक्सेसर इनके? तो सैयद रहेंगे, इसीलिए क्रोनोलॉजी ध्यान रखना जरूरी है। मैंने बताया था मामलुक के स्लेव डायनेस्टी को कौन सक्सीड करता है, तो आपको पता होना चाहिए भी खिलजी। खिलजी को कौन सक्सीड करेगा? तुगलक। तुगलक को सक्सीड करते, ये सबसे कम टाइम तक रूल करेंगे, सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करेंगे, ये तो आपको नहीं भूलना है। इसके बाद सैयद आएंगे, फिर लोधी आएंगे। तो सल्तनत पे 5 डायनेस्टी इस तरह से रूल करती है। ट्रायलक 06 से लेके 1526 तक। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू आपको देखने को मिलता है बाबर जो है मुगल डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कर देता है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।